नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। चार बड़ी खबरें आप देख रहे हैं, तो आइए नजर डाल लेते हैं कि आज की चार बड़ी खबर कौन सी है। पहली बड़ी खबर की ओर करेंगे, जहां पर सीएम योगी गोरखपुर में करेंगे पोलियो अभियान की शुरुआत। 3.40 करोड़ बच्चों को दी जाएगी पोलियो की खुराक। 1.40 लाख बूथों पर पिलाई जाएगी पोलियो ड्रॉप। दूसरी बड़ी खबर लेंगे, जहां पर बीजेपी ने घोषित किए एमएलसी प्रत्याशी, भाजपा ने खेला ठाकुर पिछड़ा कार्ड, बाहर से आए नेताओं पर लगाया दाव। तीसरी बड़ी खबर लेंगे, जहां पर कमलनाथ सरकार के गिरने के 2 साल पूरे, 15 साल की वापसी 15 महीने में हो गई थी खत्म। 17 दिन चला एमपी का सबसे बड़ा सियासी ड्रामा। और चौथी और अंतिम बड़ी खबर लेंगे, जहां पर अमित शाह और राजभर की मुलाकात के बाद सियासी अटकलों का दौर शुरू। राजभर ने की सफाई में सपा के साथ हूं। चलिए पहली बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं, जहां पर प्रदेश में रविवार को पोलियो अभियान शुरू हो रहा है, जिसके तहत 3.40 करोड़ बच्चों को पोलियो की खुराक दी जाएगी। ये सभी 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। अभियान की शुरुआत रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में करेंगे। अभियान को लेकर हर सेंटर पर पोलियो की खुराक पहुंचा दी गई है। रविवार को 1.40 लाख बच्चों पर पोलियो ड्रॉप पिलाई जाएगी और इसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाएगी। स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी ने सभी जिला टीकाकरण प्रभारियों के साथ बैठक कर तैयारी कर समीक्षा की है और यह निर्देश दिया है कि सुपरवाइजर हर बूथ की निगरानी करते रहें। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पोलियो अभियान की शुरुआत यहां पर हो गई है। 3.40 करोड़ बच्चों को पोलियो की खुराक दी जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अविरल अग्निहोत्री हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। जी अविरल, पोलियो अभियान की शुरुआत उत्तर प्रदेश में की जा रही है। 3.40 करोड़ बच्चों को ये खुराक दी जाएगी। क्या तैयारियां की गई है इस वक्त? जी अंशुल, देखिए जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ लगातार स्वास्थ्य विभाग पर भी काम कर रहे हैं, तो ऐसे में आज आप ये समझिए कि पोलियो की जो खुराक दी जाएगी उसके लिए भी महाअभियान शुरू कर दिया गया है। 3.40 करोड़ बच्चों को खुराक दी जाएगी और घर घर जाकर इसको पिलाया जाएगा। कहीं भी कोई भी बच्चा छूटे ना, और सीधे तौर पर पोलियो को जड़ से खत्म करने का अभियान शुरू किया गया है। क्योंकि भारत में जो पोलियो ने एक बार पैर पसारे थे, तो उसके बाद लगातार इस पर अभियान चलता रहा है और बच्चों को लगातार इनकी खुराक समय समय पर दी जाती रही है। ऐसे में आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधे तौर पर इसकी शुरुआत करने वाले हैं। तो 3.40 करोड़ बच्चों को खुराक दी जाएगी। घर घर जाकर पोलियो ड्रॉप जो है पिलाया जाएगा बच्चों को। साफ तौर पर ये अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि कोई भी बच्चा कहीं पर भी छूटे ना, और पोलियो की जो खुराक है पोलियो उसको जो है पहुंचा दिया गया है पूरी मात्रा में, और अब इसकी शुरुआत आज से हो रही है। अंशुल, बिल्कुल अविरल, इतने सारे बच्चों को पोलियो की खुराक देनी है। 3.40 लाख बच्चे चिन्हित किए गए हैं, तो इतनी संख्या में बच्चों को, एक एक बच्चों को पोलियो की ड्रॉप पिलाना सहज काम नहीं है। तो किस तरीके से सरकार ने व्यवस्था की है, कैसे इन बच्चों तक पहुंचा जाएगा? जी अंशुल, देखिए जिस तरीके से आप ये समझिए कि कोरोना जब आया था तो उसमें जो टीकाकरण हुआ था, तो बृहद मात्रा में टीकाकरण किया गया था और कैंप लगाकर किया गया था। हालांकि पोलियो का जो अभियान चल रहा है वो पिछले कई वर्षों से लगातार चलता आ रहा है और घर घर जाकर जो पोलियो ड्रॉप पिलाते हैं जो उनके कर्मी होते हैं, तो सीधे तौर पर यही इस बार भी इस तरीके से ही अभियान चलेगा और घर घर जाकर जो उनके कर्मी हैं, सरकार के कर्मी हैं, तो वो सीधे तौर पर बच्चों को चिन्हित कर रहे हैं। घर घर जाकर वहां पर पूछते हैं कि बच्चे, आपके घर में छोटे बच्चे तो नहीं है, अगर होते हैं तो उनको पोलियो की खुराक पिलाई जाती है और उनका बाकायदा नाम नंबर सब नोट किया जाता है, जिससे कि वो एक डेटा अपने पास सुरक्षित कर पाए, जिससे कि आगे भविष्य में भी उन बच्चों के चिन्हित करके और जब भी पोलियो ड्रॉप दोबारा पिलाई जाएगी तो उन घर पे जाकर जिसमें आसानी रहती है उनको दोबारा से वो बच्चे मिल जाएं। जिसके लिए ये हालांकि काम आसान नहीं होता है, लेकिन फिर भी बड़ी जिम्मेदारी पूर्वक इस काम को किया जाता है, जिसका ये परिणाम देखने को मिलता है कि पोलियो के जो मरीज आते हैं वो अब बहुत ही कम मात्रा में हो गए हैं, क्योंकि इसका जो कारण है वो पोलियो ड्रॉप की खुराक पिलाना बच्चों को होता है, जिससे कि पोलियो का जो संक्रमण है ये कहीं ना कहीं अब खत्म अपनी कगार पर आ चुका है। अंशुल, बिल्कुल अविरल, ये तो ठीक है, लेकिन पोलियो को जिस तरीके से यहाँ पर देखने को मिल रहा है, अगर आज की बात करें तो 1 करोड़ बच्चों को आज भी ड्रॉप जो है वो पिलाई जा रही है, तो इसमें आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, इन सभी को लगाया गया है? जी देखिए, ये सारे लोग जो है आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो है और उनके जो प्राइवेट कर्मी हैं उनको भी लगाया जाता है और सीधे तौर पर ये आदेश दिए जाते हैं कि
आप पूरे क्षेत्र का अपने अपने क्षेत्र में पूरा सर्वे करें, बच्चे कहाँ हैं, छोटे छोटे बच्चे। हालांकि ये डेटा स्वास्थ्य विभाग से भी मिल जाता है कि कौन से बच्चे का जन्म हुआ है, और उनके जो डिटेल्स है वहां से भी प्राप्त करते हैं। और साथ ही साथ फिर अपने जो है बुद्धि विवेक के द्वारा सभी जगह पर जाते हैं, दरवाजे खटखटाते हैं, लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं अगल बगल कोई बच्चा तो नहीं है। ये बड़ी जिम्मेदारी पूर्वक काम करती है सरकार, जिससे कि पोलियो को जड़ से खत्म किया जा सके। तो ऐसे में ये जो अब आज 3 करोड़ 40 लाख बच्चों के लिए जो अभियान शुरू हो रहा है, तो ऐसे में सीधे तौर पर इन जो कार्मिक हैं इनकी बड़ी जिम्मेदारी पूर्वक इस काम को निभाने की जिम्मेदारी होती है। तो अब आज सीधे तौर पर आप ये समझिए कि 40 लाख बच्चों पर पोलियो ड्रॉप खिलाई जाए, तो इसमें बड़ी मात्रा में बच्चे जो है शामिल होंगे। और जो टारगेट रखा गया है बच्चों का 3 करोड़ 40 लाख का, वो पूरा करने में कहीं ना कहीं ये कार्य जरूर सफल होंगे। और लगातार जो पोलियो की ड्रॉप पिलाई जा रही है, उसमें ये अभी तक जो आंकड़े आते हैं सामने, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल सटीक बैठते हैं, जिससे कि कोई भी बच्चा पोलियो ड्रॉप के लिए वंचित नहीं रहता है। अंशुल, चलिए फिर आप बने रहिए हमारे साथ, और भी खबरों पर हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पोलियो अभियान की शुरुआत की जा चुकी है। सीएम योगी गोरखपुर पहुंचे और इस अभियान की शुरुआत की। 3 करोड़ 40 लाख बच्चों को पोलियो की ड्रॉप दी जाएगी। अभियान को लेकर हर सेंटर पर पहुंचाई गई पोलियो की खुराक। एक और बड़ी खबर की ओर करेंगे, जहां पर विधान परिषद की स्थानीय प्राधिकरण क्षेत्र की 36 सीटों पर चुनाव में भाजपा ने ठाकुर और पिछड़ा कार्ड खेला है। वहीं पार्टी की ओर से शनिवार को घोषित करने से पहले चरण के 3 उम्मीदवारों की सूची में 12 ठाकुर, 9 पिछड़े, 5 ब्राह्मण, 3 वैश्य और 1 कायस्थ को टिकट दिया गया है। पार्टी ने विधान परिषद चुनाव में अपने कैडर को मौका दिया, वहीं साथ ही साथ सपा और कांग्रेस के साथ आए नेताओं पर भी भरोसा जताया। पार्टी ने पिछड़े वर्ग में भी सभी प्रमुख जातियों को साधने का प्रयास किया। इसके साथ ही विधानसभा चुनाव में टिकट से वंचित रहे नेताओं को भी उच्च सदन में भेजने का रास्ता साफ किया। प्रदेश में भाजपा के राजनीतिक इतिहास में पहली बार ऐसा मौका है जब पार्टी अपने कैडर को उच्च सदन में प्रतिनिधित्व का अधिक से अधिक मौका दे सकती है। और इस मौके का फायदा उठाते हुए भाजपा ने करीब 70% सीटों पर अपने पुराने कार्यकर्ताओं को मौका दिया है। वहीं 30% सीटों पर दूसरे दलों से आए धनबल और बाहुबलियों से किया गया वादा भी पूरा किया है। वहीं चुनाव 36 सीटों पर होना है। भाजपा के बाकी 6 प्रत्याशियों की सूची भी जल्द जारी की जाएगी। तो भाजपा ने खेला ठाकुर पिछड़ा वर्ग का कार्ड, बीजेपी ने घोषित किए एमएलसी प्रत्याशी। और ज्यादा जानकारी के लिए अविरल अग्निहोत्री लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जी अविरल, भाजपा ने ठाकुर और पिछड़ा कार्ड खेला है, एमएलसी प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी गई है। किस मार्च को ये प्रत्याशियों का नामांकन होना है, कैसे देखें इसे, इस बार क्या समीकरण भाजपा बिठाती हुई नजर आ रही है? जी अंशुल, देखिए सीधे तौर पर ये समझने वाली बात है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 2022 के विधानसभा जो चुनाव हुए थे उसमें पूरी तरीके से 1% बहुमत की जीत हासिल की थी। तो ऐसे में अब जो ये सूची जारी की है, इसमें 30 लोगों की जो सूची जारी हुई है, इसमें सीधे तौर पर आप समझिए कि 12 ठाकुर, 9 पिछड़ों और 5 ब्राह्मणों को टिकट दिया गया है। इसमें अभी फिलहाल दलित एक भी शामिल नहीं है, लेकिन आप ये समझिए कि जो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव हुए थे तो उसमें दलितों पर भी दांव खेला गया था, क्योंकि आप ये समझिए कि दलितों का जो वोट बैंक रहा बसपा के साथ में, वो कहीं ना कहीं टूटकर अब भारतीय जनता पार्टी के साथ में आया था। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कहीं दलितों को भी पीछे नहीं कर सकते, उनको भी चेहरा बनाया जाएगा। हालांकि जो 6 सीटों पर और भी अभी जो सूची जारी होनी है उसमें हो सकता है नाम शामिल हो सकते हैं। आप ये समझिए कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अब पूरी तरीके से इसमें भी जीत हासिल करना चाहती है, तो उसी हिसाब से पूरी तरीके से इसमें ये टिकट का वितरण किया जा रहा है। हालांकि दांव लगाती हुई भारतीय जनता पार्टी साफ तौर पर इसमें नजर आ रही है। अंशुल, बिल्कुल, लेकिन इस बार जो देखा जाए ठाकुर कार्ड सबसे ज्यादा खेला गया है, तो क्या ये जो समीकरण इस बार बन रहे हैं और जो बनाए गए हैं भाजपा के द्वारा, इस बार क्या लग रहा है कि इसमें जीत मिलती हुई नजर आ रही है? जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी बेहद सावधानी पूर्वक चुनावों का जो है एक रणनीति तैयार करती है। तो इस बार भी उसने इस तरीके की जो अभी लिस्ट बनाई हुई है उसमें भी उन्होंने सावधानी पूर्वक इस तरीके से किया। हालांकि फिर भी जिस तरीके से जो 12 ठाकुर की लिस्ट आई है सामने, तो इसमें विपक्षी नेताओं ने सीधे तौर पर इसमें ठाकुरवाद का उन्होंने फिर से एक जो है ठप्पा लगाने की कोशिश की। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का ये साफ तौर पर कहना है कि हम सबका साथ सबका विकास के आधार पर चलते हैं। तो उन्होंने दूसरी चीज आप समझिए कि पिछले वर्ष में भाजपा ने 2 जाट, यादव, कुर्मी, सैनिक, गुर्जर, जायसवाल, इन सभी लोगों को भी मैदान में उतारा है। और कहीं ना कहीं आप ये समझिए कि जो समाजवादी पार्टी से जो नेता शामिल हुए हैं भारतीय जनता पार्टी में, उन पर भी दांव लगाया है। और पुराने जो उनके जो नेता हैं उन पर भी दांव लगाया है कहीं ना कहीं।
तो अब पूरे तौर पर ये भारतीय जनता पार्टी ये जो चुनाव ये वाला है इसको भी अपने खेमे में करना चाहती है, कहीं भी कोई चूक ना हो। ऐसे में सीधे तौर पर उन कद्दावर नेताओं पर भी दांव लगाया गया है जिससे कि जीत हासिल की जा सके। आप ये समझिए कांग्रेस से भी जो प्रत्याशी आए हैं उन पर भी भारतीय जनता पार्टी ने दांव लगा दिया है। और अब देखने वाली बात यह होगी कि किस तरीके से इसको जीता जाएगा और कितना प्रचार प्रसार इसमें होगा और कितना ताकत लगाकर इस चुनाव को जीतती है भारतीय जनता पार्टी। अंजुल, अविरल, भाजपा हमेशा से जानी जाती है उनके चुनाव मैनेजमेंट को लेकर। उनका मैनेजमेंट जो है वो पहले से काफी दिनों से तैयारियों में लगा रहता है, 100% जीत की गुंजाइश भी उसमें रहती है। एमएलसी चुनाव को लेकर भी क्या इस तरह की कोई रणनीति बनाई गई है? जी देखिए, आप ये समझिए कि बाहर से जो नेता आए हैं, सबसे पहले बात तो ये समझिए कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी छोटा चुनाव हो, बड़ा चुनाव हो, उपचुनाव हो, किसी भी तरीके से कोई चुनाव हो, तो उसमें वो पूरी राजनीति खेलती है और उसमें पूरी जो उसकी जो स्ट्रैटेजी है वो अप्लाई करती है। छोटे से लेकर बड़े नेता मैदान में उतरते हैं। हो सकता अगर चुनाव बड़ा है तो भी कहीं ना कहीं दूसरे प्रदेशों से भी जो है मंत्री बुलाए जाते हैं, प्रचार प्रचारक बुलाए जाते हैं। तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की हमेशा रणनीति बनी रही है। अब आप ये समझिए कि बाहर से आए नेताओं पर भी दांव लगाया गया है इस बार भारतीय जनता पार्टी ने। अब आप समझिए कि पार्टी में शामिल हुए सपा के एमएलसी सीपी चंद को भी गोरखपुर महाराजगंज से, और ये आप समझिए कि जो शिवशंकर सिंह जो है बलिया से वहां से लिए गए हैं, रमा रंजन को झांसी, जालौन, ललितपुर, और जो समाजवादी पार्टी की जो गढ़ माने जाते हैं वहां से भी यादव जो है विधायक रहे हैं, रमाकांत यादव के बेटे अरुण यादव को भी आजमगढ़ मऊ से टिकट दिया गया है। तो ये तमाम जो चीजें हैं इस पर भी पूरी तरीके मंथन करने के बाद ही ये सारे टिकट दिए गए हैं। तो अब देखने वाली यही बात होगी कि किस तरीके से ये वास्तव में जीत हासिल होती है और भारतीय जनता पार्टी के वास्तव में इसमें भी जो जीत भारतीय उसमें विधानसभा में जीत हासिल की थी, क्या इसमें भी जीत हासिल कर पाएगी, इसे देखने वाली बात होगी। अंजुल, चलिए, बहुत धन्यवाद अविरल हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर 20 मार्च मध्य प्रदेश के लिए वो दिन है जिसे कोई नहीं भूल सकता। आज ही के दिन प्रदेश की सत्ता पलट हुई थी जिसकी कहानी कई महीने पहले से ही गढ़ी जा चुकी थी। 20 मार्च मध्य प्रदेश की सियासत का वो दिन है जब 15 साल बाद सत्ता पर काबिज होने वाली कांग्रेस की कमलनाथ सरकार 15 महीने बाद ही गिर गई थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके साथ 22 कांग्रेसी विधायकों के इस्तीफे के बाद अल्पमत में आई सरकार के मुखिया कमलनाथ ने 20 मार्च 2020 को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। लेकिन 15 साल बाद प्रदेश की सत्ता में वापसी करने वाली कांग्रेस की सरकार 15 महीनों में ही कैसे गिर गई, इसकी कई वजह निकलकर सामने आई है। मध्य प्रदेश की सियासत में हुई इस सबसे बड़ी राजनीतिक उठापटक के लिए 1 साल पूरे होने पर हम आपको कमलनाथ सरकार के गिरने की पूरी जानकारी सिलसिलेवार तरीके से बताने जा रहे हैं, क्योंकि इस घटना के 1 साल पूरे होने पर 20 मार्च को कांग्रेस जहां लोकतंत्र सम्मान दिवस के रूप में मनाने जा रही है, तो वहीं बीजेपी ने उस दिन को खुशहाली दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विवेक राणा हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। जी विवेक, 20 मार्च आज का वही दिन है जिसमें सियासी ड्रामा जो है वो शुरू हुआ था और जो तख्ता पलट वहां पर हुआ था उसकी कहानी कई दिन पहले से ही गढ़ी जा चुकी थी। बिल्कुल अंशुल, बात की जाए मध्य प्रदेश की 15 महीने की यदि सियासत की बात की जाए तो आज का ही दिन था 20 मार्च, जब कांग्रेस की सरकार थी। और कांग्रेस की जो सरकार थी वो कहीं ना कहीं जो मनमुटाव जो चल रहा था, बहुत दिन से जो घमासान चल रहा था, जिसके कारण एक गिर गई थी। और बात ही की जाए अभी के केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीब 22 जो विधायक है, कांग्रेसी विधायक है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद अल्पमत के कारण जो सरकार है वो गिर गई थी। मगर बात की जाए पूरे मध्य प्रदेश की, तो जिस प्रकार से ये सरकार, कांग्रेस की सरकार जब गिरी थी, तो मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं जो सियासी जो पारा है, जो सियासी गलियारों में जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं तेज हो गई थी। मगर फिर बात की जाए बीजेपी पार्टी की, तो बीजेपी पार्टी ने जो 22 जो कांग्रेसी विधायक हैं उनको बीजेपी पार्टी में शामिल किया। और बीजेपी में शामिल करने के बाद एक बार फिर उपचुनाव हुए थे मध्य प्रदेश में, और उपचुनाव के बाद जो परिणाम सामने आए थे उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस पीछे छूट गई थी और बीजेपी की सरकार बन गई थी। अभी की बात की जाए तो अभी मध्य प्रदेश में बीजेपी पार्टी की सरकार है, मगर कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है प्रदेश सरकार की
कहीं ना कहीं जो छलावा करके बीजेपी पार्टी ने सरकार बनाई है। मगर कांग्रेस की यदि बात की जाए तो कांग्रेस की जो सरकार जो गिरी थी उसके 2 साल पूरे हो चुके हैं आज के दिन, और एक बार फिर कांग्रेस लोकतंत्र सम्मान दिवस मनाने की जो तैयारी है वो आज करेगी और पीसीसी कार्यालय से बोर्ड ऑफिस चौराहा तक जो पैदल मार्च है वो निकालेंगे, जिसमें कांग्रेस के जो तमाम जो बड़े पदाधिकारी हैं वो 11 बजे पीसीसी कार्यालय पहुंचेंगे। पीसीसी कार्यालय से बोर्ड ऑफिस पैदल मार्च करके जाएंगे और लोकतंत्र सम्मान दिवस मनाएंगे। मगर बात की जाए बीजेपी पार्टी की तो बीजेपी पार्टी लगातार इस पूरे मामले को लेकर चुटकी लेते नजर आ रही है, क्योंकि बात की जाए बीजेपी के मीडिया प्रभारी लोकेन पारासर की, तो लोकेन पारासर का कहना है कि जिस प्रकार से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज के दिन इस्तीफा दिया है और आज के दिन कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी यानी अरुण यादव पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। तो अब देखने वाली बात यह है कि कांग्रेस बात की जाए तो कांग्रेस में लगातार जो मनमुटाव की जो स्थिति है और बात की जाए गुटों की जो स्थिति है वो साफ तौर पे देखने को मिल रही है, क्योंकि बीते कुछ दिन पहले की बात की जाए तो विवेक हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? लग रहा है हमारा संपर्क टूट गया है, उनसे संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सियासी ड्रामे के 2 साल पूरे हो गए। आज कांग्रेस स्वतंत्र लोकतंत्र सम्मान दिवस मनाएगी। पीसीसी से बोर्ड ऑफिस चौराहे तक निकाली जाएगी यात्रा। 2 साल पहले आज ही के दिन सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था सत्ता संघर्ष। कमलनाथ सरकार के अंत की शुरू हो गई थी उल्टी गिनती। 15 महीने में ही गिर गई थी कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार। तो एक बार फिर हमारे साथ संवाददाता विवेक राणा जुड़ गए हैं। जी विवेक, अगर देखा जाए पिछले साल जो सियासी ड्रामा यहाँ पर मचा था तो उसके बाद अब आज ही के दिन कांग्रेस की अगर बात करें तो वो लोकतंत्र सम्मान दिवस के रूप में से मनाने जा रही है, क्या खास रहेगा इसमें? बिल्कुल, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी की जो सरकार है वो कहीं ना कहीं गिरी थी, आज पूरे 2 साल हो चुके हैं। और 2 साल की बात की जाए तो 2 साल के जिस प्रकार से सरकार गिरी थी, जिसके चलते कांग्रेस लोकतंत्र जो सम्मान दिवस है वो मनाएगी। सबसे पहले बीजेपी के जो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं वो पहुंचेंगे कांग्रेस कार्यालय से पैदल मार्च करते हुए बोर्ड ऑफिस चौराहा जाएंगे और वहां पर लोकतंत्र सम्मान दिवस जो है वो मनाएंगे। मगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी के जो मीडिया प्रभारी है लोकेन पारासर, उन्होंने ट्वीट कर एक चुटकी लेते हुए नजर आए कि आज कमलनाथ की सरकार गिरी थी, उसके 2 साल हो चुके हैं और अरुण यादव यानी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो कहीं ना कहीं जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। जी चलिए, बहुत धन्यवाद विवेक हमारे साथ में जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सियासी ड्रामे के 2 साल पूरे हो गए हैं। 16 मार्च को ही तख्ता पलट की शुरुआत हुई थी। चलिए, एक और बड़ी खबर की ओर करेंगे, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी अध्यक्ष ओपी राजभर से मिलने की खबरें 18 मार्च से ही उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है और यह अनुमान भी लगाया जा रहा है कि सुभाषपा प्रमुख यू टर्न लेकर अखिलेश यादव को तगड़ा झटका दे सकते हैं। हालांकि इन सब प्रयासों के बीच पहले सुभाषपा के प्रवक्ता पीयूष मिश्रा ने ट्वीट कर इन खबरों का खंडन किया और फिर चैनल से बात करते हुए ओपी राजभर ने भी इन खबरों को निराधार बताया। ओपी राजभर ने जब अमित शाह से मुलाकात की तो खबरों को लेकर सवाल किया तो वो बोले कि न मुलाकात हुई न बात हुई, हम समाजवादी पार्टी के साथ थे और आगे भी रहेंगे। भाजपा के साथ गठबंधन का कोई भी इरादा नहीं है। राजभर ने कहा कि मुझे नहीं पता ये मुलाकात की खबर कहां से आई और 6 बिंदुओं पर चर्चा की बात की गई है। आपको बता दें कि हम समाजवादी पार्टी के साथ हैं। मैं योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में भी जाऊंगा। और ओपी राजभर ने यह भी कहा कि आप देखिएगा 28 मार्च को मैं आपको अखिलेश यादव के साथ गाजीपुर में मंच पर नजर आऊंगा। राजभर ने साफ कहा कि सुभाषपा समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर 24 चुनाव की तैयारी कर रही है और हम स्थानीय निकाय के चुनाव के साथ मिलकर लड़ेंगे और भाजपा के साथ जाने की पूरी बात अफवाह है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता पवन कुमार जुड़ गए हैं। जी पवन, सियासी अटकलें लगातार तेज हो गई हैं। सपा के साथ 2024 में जाने की तैयारी कर रहा हूं, इस तरह का बयान जो है वो निकलकर सामने आया है, क्या कुछ अधिक जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से जो बयान की बात है, ओम प्रकाश राजभर ने इस पे जो अपनी बाइट देके एक वीडियो वायरल किया था उस पर साफ कहा था कि ये हमारी जो
जो खबरें चल रही है वो निराधार है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मुलाकात को लेकर ओम प्रकाश राजभर का बयान भी सामने आया है कि उन्होंने कहा है कि वायरल हो रही जो फोटो है वो पुरानी फोटो है। उनके जो प्रवक्ता है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के, उन्होंने भी इसको निराधार अफवाह बताया है। ओम प्रकाश राजभर ने जब अमित शाह से मुलाकात को लेकर जब सवाल उस पर उनसे बात की गई तो उन्होंने ये भी कहा कि ये जो मुलाकात की जो खबरें हैं, जो फोटो ये पहले की है और जो अब खबर चल रही है ये पूरी तरीके से निराधार है, अफवाह है। समाजवादी पार्टी के साथ मैं अभी हूं और आगे भी रहूंगा। उनका जो भाजपा के साथ गठबंधन का कोई इरादा फिलहाल नहीं है। ओम प्रकाश राजभर ने उन्होंने खुद उनको खुद नहीं पता। उन्होंने कहा कि हमें खुद नहीं पता है कि मुलाकात की जो खबर है ये कहां से आई। जिन 6 बिंदुओं पर को लेकर जो बात को लेकर जो खबरें चल रही हैं और उन बिंदुओं के बारे में भी मुझे कुछ नहीं पता है। ओम प्रकाश राजभर ने यहां तक की कहा कि जो योगी आदित्यनाथ का जो शपथ ग्रहण है उसमें भी हम नहीं जाएंगे। 28 मार्च को अखिलेश यादव के साथ गाजीपुर में मंच में दिखाई देंगे। भाजपा के साथ जो बातों को लेकर जो अफवाह बताई जा रही है, उनको 2024 के चुनाव को लेकर लगातार तैयारियां चल रही हैं। वहां चुनाव भी भाजपा सपा के साथ मिलकर लड़ेगी। और ये भी बताया जा रहा है कि यूपी का जो विधानसभा चुनाव है, सपा की जो मिली करारी हार के बाद जो गठबंधन की जो गांठें खुलती हुई दिखाई पड़ रही है। इसी बीच जो भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश राजभर अमित शाह की मुलाकात को लेकर एक फोटो वायरल जरूर हुई है। हालांकि इस फोटो का जो राजभर का जो कहना है कि फोटो पुरानी है वो पूरी तरीके से निराधार है। सपा गठबंधन का हिस्सा मैं हूं और रहूंगा। और 2017 का जो विधानसभा चुनाव भाजपा ने भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ा था, चुनाव में जो ऐतिहासिक जीत का जो राजभर प्रदेश सरकार में मंत्री भी बनाए गए थे। हालांकि 2022 के चुनाव को लेकर जो ओम प्रकाश राजभर हैं दल बदल करके सपा के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा, लेकिन सपा गठबंधन को लेकर जिन परिणामों की अपेक्षा थी हासिल नहीं हो पाई। इसके बाद भी जो फोटो वायरल हुई और जो खबरें चली उसको ओम प्रकाश राजभर ने पूरी तरीके से निराधार बताया, अफवाह बताया। जी चलिए, बहुत धन्यवाद पवन जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शाह राजभर की मुलाकात। ओपी राजभर ने भी कहा मुलाकात के बाद सियासी अटकलों का दौर शुरू हो गया है। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि सबसे पहले देश।